गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखे थे फाइनल अकाउंट्स में व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। साथ ही में हमने देखे करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो ये डिटेल में पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एडजस्टमेंट्स। स्टूडेंट्स सभी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जो होता है फाइनल अकाउंट का, जो क्वेश्चन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रायल बैलेंस और दूसरा होता है एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट तरीके से दिया होता है। ट्रायल बैलेंस सभी ने पढ़ा है 11th में, बस वही ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आता है। इस ट्रायल बैलेंस से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। साथ ही में हमें एडजस्टमेंट्स दी होती है। एडजस्टमेंट्स मीन्स whatever things is been done or is to be done at the end of the year, that is called as adjustments। ठीक है, साल के आखिरी में जो भी एंट्रीज हम साल भर में नहीं कर पाए और साल के आखिरी में कोई एंट्री बच चुकी है तो इनकी सबकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। और वो उनकी एंट्रीज यानी उनकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स पे नहीं हुई है और इसीलिए हम उसको एडजस्टमेंट में लिख के, एडजस्टमेंट ये पैराग्राफ में फॉर्म में होता है आप लोगों के क्वेश्चन में, उस एडजस्टमेंट की एंट्रीज हम फिर से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में करते हैं। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की जो एंट्री होगी उन सभी हेड्स की एंट्री सिर्फ एक बार होगी, उन सभी हेड्स की एंट्री सिर्फ एक बार होगी। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स रहेंगे उनकी एंट्री दो जगह होगी। एक बार एंट्री का मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस की एक बार एंट्री होगी मतलब प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनमें से किसी एक जगह होगी। कितने साइड से इन सभी को, एक को दो साइड से, डेबिट क्रेडिट और लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो इन 6 साइड में से किसी एक साइड में ट्रायल बैलेंस के हेड्स के एंट्री होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की तो एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है और ये 2 एंट्री कहाँ कहाँ होगी हम हेड्स वाइज आज जानते हैं। ठीक है, देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स whatever stock or goods left out at the end of the year, that is called as closing stock। यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट में डेट भी दी होती है कि क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब स्टॉक और उसके साथ हमें डेट दी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, जिस ईयर के लिए हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो ईयर। तो इसकी एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और असेट साइड। सिंपली उसको क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है और उसके अमाउंट लिखनी है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और असेट साइड में इसकी एंट्री जाती है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स व्हेनेवर any expenses is not paid or we could say it is yet to pay, मतलब हमने पेड नहीं किए हैं लेकिन हमें आगे पेड करना होगा, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही दूसरा नाम है अनपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेएबल। कभी कभी क्वेश्चन में लिख के आता है एक्सपेंसेस स्टिल नॉट पेएबल और स्टिल पेएबल, ऐसा लिख के आता है। तो इन सब की एंट्री कौन सी होगी, आउटस्टैंडिंग की ही एंट्री होगी। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हम बाद में पे करते हैं। जैसे सैलरी है, एक मंथ काम करने के बाद, एक पूरे महीना काम करने के बाद उसके नेक्स्ट मंथ हम उसकी सैलरी पे करते हैं। तो वैसे ही नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड होते जाता है। तो ये जो कुछ सैलरी है जो हमने पे नहीं की है, बिजनेस ने पे नहीं की है, वो पे करना है। नहीं पे करेंगे ऐसा चलेगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, वो पे तो करना होगा, तो वो हम बाद में पे करेंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, जो हमने दिए नहीं है लेकिन हमें इन फ्यूचर उसको देना है। तो ये एडजस्टमेंट कैसे थे, अब सैलरी जो हेड है वो हमें ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, उसमें हमें ये सैलरी को प्लस करना होगा। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। यहाँ पे मैंने एंट्री लिखा है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस इन रिलेटेड हेड। कोई भी जिस हेड से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट दी होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, हमें देना है उनको, जो कि इस साल का पेंडिंग था, इसलिए हम ये साल उसे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। लायबिलिटी साइड दूसरी एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या जिस भी
एक्सपेंसेस से रिलेटेड वो होगा उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने बोला, तो सैलरी P&L के डेबिट में जाता है, तो P&L के डेबिट में सैलरी में जो भी एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी की होगी वो हम प्लस करेंगे और उसकी दूसरी एंट्री लाइबिलिटी साइड में करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। इस तरीके का कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, P&L से रिलेटेड भी हो सकता है। आगे थर्ड, अनरिसीव्ड और अनरिसीव्ड का ही दूसरा नाम है एक्रूड और स्टिल रिसीवेबल इनकम। कुछ कुछ इनकम्स ऐसे होते हैं जो हमें ये साल मिलना चाहिए था लेकिन अभी मिला नहीं है, तो वो आगे मिलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टिल रिसीवेबल। ये इनकम्स ऐसे हैं कि अभी हमें मिला नहीं है लेकिन वो मिलेगा। बिजनेस से कुछ इनकम्स होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये इंटरेस्ट इस साल का है, तो इस साल का इंटरेस्ट अभी ना मिलते हुए में भी हो सकता है कि मार्च तक के नहीं मिला होगा उसको, वो अप्रैल में मिलेगा या मार्च के बाद कभी भी मिलेगा, लेकिन वो था तो इस साल का, तो वो क्या है, स्टिल रिसीवेबल है। अभी हमें ये साल वो मिला नहीं है, तो वो मिलेगा डेफिनेटली ये साल का मिलेगा, तो इसीलिए वो इनकम इस साल का कंसिडर किया जाएगा। अगर हम इस साल का वो इनकम हम कंसिडर नहीं करते तो इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर के इसमें ऐड होगा, जो कि गलत होगा, जो हमारा प्रॉफिट जो है वो गलत निकलेगा, क्योंकि वो इनकम, या हम एक्सपेंसेस की बात करें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें, ये सारी चीज़ें इस साल की थी, ये सारे ट्रांजेक्शन इस साल से रिलेटेड थे और इसीलिए इसी साल वो ऐड होगी। तो इसलिए अनरिसीव्ड इनकम भी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखेंगे। इनकम जो है वो P&L के क्रेडिट साइड में जाता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो P&L के क्रेडिट साइड में इनकम जाएगा और इसीलिए जो भी हेड होगा इनकम से रिलेटेड होगा, और इनकम से रिलेटेड हेड होगा तो वो P&L के क्रेडिट में जाएगा और उसमें अनरिसीव्ड इनकम प्लस हो जाएगा और दूसरी एंट्री होगी असेट साइड में। अनरिसीव्ड को हम एक्रूड, रिसीवेबल इनकम ऐसा हम बोलते हैं। आगे प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम इन एडवांस पे कर देते हैं। क्या करते हैं, इन एडवांस पे कर देते हैं। जैसे आप सभी लोग, सबके हाथ में मोबाइल है अभी, सभी को पता है, सभी क्या कर रहे हैं, प्रीपेड रिचार्ज करते हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी पीपल क्या करते हैं, प्रीपेड रिचार्ज करते हैं। तो प्रीपेड वर्ड जो है सभी को फैमिलियर है। तो प्रीपेड करते मतलब क्या है, जो अमाउंट हमने अभी खर्च नहीं किया है, यूज ही नहीं किया है और हमने उसका पेमेंट पहले ही कर दिया, तो कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हम पहले ही उसको पेड कर देते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम तो आगे आने वाले रिस्क के लिए होता है या आगे के सालों के लिए होता है, लेकिन उसका प्रीमियम हम कब पेड कर देते हैं, पहले ही पेड कर देते हैं। तो उस, या फिर जैसे हम रेंट की बात करते हैं, कभी कभी रेंट भी देखो, लैंडलॉर्ड हमें एडवांस में रेंट मांगता है, तो वो क्या होता है, प्रीपेड रेंट होता है। तो ये सारे हेड्स क्या है, प्रीपेड रेंट है। ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सभी हेड्स किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। और प्रीपेड की जब हम बात करेंगे, प्रीपेड में ही वर्ड आ गया, पेड मतलब भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पेड कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि ये साल, जिस साल के हम अकाउंट्स बना रहे, उस साल का अमाउंट हमने, मतलब अगले साल का अमाउंट हमने इसी साल पे कर दिया। तो जैसे कि मैंने बोला, हमें तो ये साल की एंट्रीज इसी साल हमें शो करनी होगी, क्योंकि इनकम जो है वो इसी साल, इनकम प्रॉफिट जो है वो इसी साल का निकलेगा, और इसीलिए इस साल की सारी एंट्री, मतलब इस साल की प्रॉपर, इसी साल का जो खर्चा रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, वो इस साल हमें उनको शो करना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम रिलेटेड हेड। क्या होगा, ये माइनस होगा रिलेटेड हेड से। देखो, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। डेफिनेटली प्रीपेड अगर किसी के साथ आता है तो वो ट्रेडिंग या P&L के डेबिट में जाएगा और उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो ये साल का नहीं है, वो अगले साल का है, इसलिए ये साल वो माइनस हो जाएगा। और दूसरी एंट्री होगी असेट साइड में। नेक्स्ट है प्री रिसीव्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे हमने कुछ अनरिसीव्ड इनकम है, जो इनकम हमें अभी तक मिले नहीं है, मिलने चाहिए थे ये साल, अभी तक मिले नहीं है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। वैसे ही कुछ इनकम, प्रीपेड की भी बात की हमने, प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ऐसे एक्सपेंसेस हमने जो पहले ही पे कर चुके हैं। वैसे ही कुछ इनकम्स बिजनेस के पास होते हैं जो हमें पहले ही रिसीव हो जाते हैं,
जैसे हम पेड़ के वक्त बात कर रहे थे कि रेंट जो है हमने पहले ही पे कर दिया, उसी तरीके से बिजनेस में भी कुछ ट्रांजैक्शंस है। हो सकता है हमने कोई ब्लॉक, हमने कोई जगह रेंट पे दी है और उसका अमाउंट हमें अगले साल का अमाउंट हमें इसी साल रिसीव हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्री रिसीव्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसके एंट्री का होता है, तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, अभी पहले ही रिसीव हो गया हमें, तो वो ये साल का तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेफिनेटली इनकम जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है, तो जो भी रिलेटेड हेड रहेगा उसमें से माइनस हो जाएगा फ्रॉम रिलेटेड हेड एंड लायबिलिटी साइड, और दूसरी एंट्री क्या होगी उसकी? लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट हम देखते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन मतलब क्या? डेप्रिसिएशन मीन्स व्हेनेवर the value of asset decrease because of use of that asset। देखो, हर एक बिजनेस में कोई ना कोई असेट होता है, डेफिनेटली असेट के बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। असेट्स में फिक्स असेट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिक्स असेट्स जो है बिजनेस खरीद लेता है, ठीक है। अब ये जो असेट है ये खरीद लिया और उसको यूज कर रहा है, मीन्स एक बार हमने कोई भी एसेट खरीद लिया, इट कंसिडर्ड दैट एसेट इज यूज्ड बाय अ पर्सन, ओके। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दैट असेट द वैल्यू ऑफ दैट असेट विल बी डिक्रीज, तो उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या करता है? असेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है ना, असेट की वैल्यू को क्या करता है? डिक्रीज करता है, और इसीलिए ये क्या होगा? असेट में से माइनस होगा और दूसरी एंट्री पी एंड एल के डेबिट में जाएगी, क्योंकि इट इज एक्सपेंसेस, बिकॉज द वैल्यू ऑफ असेट इज डिक्रीजिंग, तो इट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। तो इंटेंजिबल एक्सपेंस चाहिए, यहाँ पे देखेंगे असेट साइड माइनस फ्रॉम रिलेटेड असेट, ठीक है, एंड पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आप लोग को जितने भी असेट्स एडजस्टमेंट में दिए होंगे जिनके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे, और जिस भी असेट से रिलेटेड होगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है और लिखा है एडजस्टमेंट में कि लैंड एंड डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%, तो हम असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग जाता है तो लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस कर देंगे, और 10% लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, चार्ज करेंगे, और उसकी दूसरी एंट्री जाएगी पी एंड एल के डेबिट। नेक्स्ट इज बैड डेट्स एंड आरडीडी। बैड डेट्स मीन्स व्हाट? बैड डेट्स वो होता है, वो डेटर्स होते हैं, ऐसे डेटर्स जो हमारी जो उधारी है उसका पैसा नहीं देते, जो डूब गया पैसा, जो पैसा डूब गया। अब क्या होता है, कुछ डेटर्स जो है वो कभी पैसे लौटाते नहीं हैं और उनके पैसे रिटर्न करने के कोई चांसेस भी नहीं होते हैं, तो उस केस में जो भी पैसा कंपनी का, बिजनेस का डूब जाता है उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। उसी तरीके से अब ऐसे चांसेस बिजनेसेस में हो सकते हैं, और इसीलिए बिजनेस क्या करती है, कुछ अमाउंट डेटर में से एक अलग निकाल कर रखती है, रिजर्व करके रखती है, उसे क्या बोलते हैं? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इन दोनों को मैंने एक साथ लिया है, दोनों अलग अलग एडजस्टमेंट होती है, मैंने एंड लिखा है, बैड डेट्स एंड आरडीडी, दोनों अलग अलग हेड्स है, दोनों की अलग अलग एंट्री करनी होती है एडजस्टमेंट में, दोनों का अगर इन्फॉर्मेशन दिया है तो दोनों की अलग अलग एंट्री करनी होगी। तो दोनों क्या होता है? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और असेट साइड में माइनस फ्रॉम डेटर्स। डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, जो डेटर्स हमारे थे उसमें से कुछ डेटर्स जो है हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, और इसलिए डेटर्स क्या हो रहे हैं हमारे? डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब जो पैसा आने वाला था वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और इसलिए डेटर में से हम माइनस कर देंगे और पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की, और जब भी एडजस्टमेंट में बैड डेट्स और आरडीडी आएगा तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? न्यू बोलेंगे। मतलब कैसे बोलेंगे? न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी। तो इस तरीके से बैड डेट्स और आरडीडी की दोनों एंट्री होगी यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है इसकी एंट्री हम देखते हैं, जो हमें कभी कभी पार्टनर्स को कैपिटल मिलता है, तो इसको क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी एंट्री हम देखते हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड और कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट देखा है,
उसमें देखेंगे आप क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, वो हेड ध्यान में रखना है, लिख के रख देना है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट आती है और उसमें अगर परसेंटेज दिया होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5% 2% जो भी दिया होगा, तो वो जो परसेंट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल की, और उसकी पहले एंट्री जाएगी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरी कैपिटल मैंने ऑब्लिक किया है करंट अकाउंट। अगर अपने क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और अगर अपने क्वेश्चन में करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है हमारा, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अब क्या होता है, हम यानी बिजनेस कुछ लोन लेती है बैंक से। अब बैंक से लोन लेने के बाद उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, बिजनेस को क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। अब ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट जैसे मैंने इस साल अगर लोन लिया है, तो इस साल का लोन मैं इमीडिएट तो उसका इंटरेस्ट नहीं पे करूँगी, कुछ ड्यूरेशन के बाद पे करूँगी। तो अगेन उसको हम आफ्टर सम ड्यूरेशन जब हम पे कर रहे हैं, तो उसे क्या नाम दे रहे हैं हम, आउटस्टैंडिंग। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो होता है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन होता है। तो अगर ऐसे एडजस्टमेंट आप लोगों को दी है एडजस्टमेंट्स में, तो आपको उसकी एंट्री आउटस्टैंडिंग की तरह करनी है, बिकॉज दैट इज आउटस्टैंडिंग ओनली। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग जाता है, और लाइबिलिटी साइड में, अब बैंक लोन कहा जाता है लोन मतलब पेएबल है ना, पेएबल है, जो भी चीजें देनी है पेएबल है, वो सारी चीजें लाइबिलिटी में जानी है। तो ये हेड कहा बैंक लोन कहा दिया है, कहा जाएगा, ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में, और इसीलिए उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट देने वाले हैं वो जाएगा लाइबिलिटी साइड में, बैंक लोन में प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से सेम है, बट अपोजिट साइड की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने लोन लिया है, वैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। जैसे लोन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, दैट इज पेएबल, वैसे ही इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में हमें अमाउंट यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, तो दैट इज रिसीवेबल। जैसे हमने अगर इस साल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका अमाउंट हमें अगले साल मिलेगा या आफ्टर सम टाइम मिलेगा, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा एक्रूड होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आउटस्टैंडिंग होता है हमेशा, और ये अनरिसीव्ड या एक्रूड जिसे बोलते हैं हम, बिल्कुल उसी की तरह इसकी एंट्री होती है। ये क्या होता है, अनरिसीव्ड होता है, तो इसकी एंट्री रहेगी। देखेंगे जब भी हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, हम मिलने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, इनकम है, और इसीलिए वो कहा जाएगा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और इन्वेस्टमेंट्स में वो प्लस हो जाएगा। अब आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बिजनेस के एसेट्स है, और इसलिए इन्वेस्टमेंट्स जो है वो प्लस हो जाएगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा और P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके अलावा है ये दो हेड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अब देखेंगे स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है बिजनेस में, कुछ परचेसेस ऐसे होते हैं जिसकी एंट्री या जिसका रिकॉर्ड नहीं होता है लेजर अकाउंट में। ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है, बहुत बार क्या होता है, लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं हम एट द एंड ऑफ द ईयर, वो अकाउंट्स क्लोज करने के बाद भी कंटिन्यूएशन में ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, काम तो चल रहे हैं, तो क्या होता है इस ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं, ट्रायल बैलेंस बन गया है, और आफ्टर दैट दे परचेज सम गुड्स मटेरियल वी कुड से। तो ये जो मटेरियल है ये हमने लास्ट में खरीदा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हमने खरीदा, लेकिन वो खरीदा तो इसी साल है, इसी साल हमने परचेज किया। तो ऐसे कुछ हेड्स की एंट्री हम नहीं कर पाते हैं, या लेजर अकाउंट में ऐसे एंट्री नहीं होती है, तो वो कहा दिया होता है एडजस्टमेंट में हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो इनकी एंट्री हमें अभी करनी होगी, क्योंकि वो परचेज तो इसी साल किया हुआ है, तो इसीलिए उसका जो भी अमाउंट हमने स्पेंड किया है वो इसी साल हमें शो करना होगा। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में प्लस इन परचेसेस, वो कहा प्लस होगा, परचेसेस कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, बस उसमें अनरिकॉर्डेड परचेसेस जाएगा। दूसरा लायबिलिटी साइड इन प्लस इन क्रेडिटर्स। अब होता क्या है, हमने ये जो परचेस किए हुए हैं ये क्रेडिट परचेस क्या है, ऐसा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इट इज कंसिडर्ड दैट गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में अगर परचेस किए हैं तो हम क्या करेंगे, उससे क्रेडिटर में प्लस कर देंगे। हम गुड्स परचेस किन से करते हैं, क्रेडिटर से परचेस करते हैं,
और जैसे हमने परचेस किया तो परचेस हमारा इंक्रीज हो गया, वैसे ही हमने क्रेडिट में परचेस किया तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी प्लस हो दिख रहा है और यहाँ पे भी प्लस दिख रहा है। इसी के जैसा सेम सेल के साथ भी होता है, मतलब हमने कुछ गुड्स सेल कर दिए हैं, हमारे पास पैसा आ चुका है, लेकिन हम उसके एंट्री नहीं कर पाए किसी रीजन से, डेफिनेटली इसी तरीके का रीजन कि अकाउंट्स क्लोज हो गए और सेल के अकाउंट में हमने उसके एंट्री नहीं की, तो उसके एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स में हम करते हैं एडजस्टमेंट के तौर पर। देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्लस फ्रॉम सेल्स, बहुत सिंपल है, इसको सेल्स कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स में ऐड कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल है, सेल हुए हैं इस साल लेकिन हमने रिकॉर्ड किया नहीं है, तो सेल्स में प्लस कर देंगे। और दूसरी एंट्री जो है हम, क्योंकि हमने सेल की है तो ये कंसिडर्ड है कि ये क्रेडिट में सेल किया गया और इसलिए अपने डेटर्स बढ़ गए हैं, तो हम क्या करेंगे डेटर्स को भी इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे सेल को इंक्रीज कर दिया, प्लस कर दिया, और असेट साइड में डेटर्स में प्लस कर दिया है। और भी कुछ एडजस्टमेंट है, हम और भी एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे आफ्टर सम।